बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को इख्तदार में आए हुए, इख्तदार संभाले हुए 3 साल से ज़ायद हो गए और इन 3 सालों के अंदर कई दफ़ा अपोजिशन ने यह दावा किया कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिरा डालेंगे और ये बुर्ज उलट ही देंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मुतज़लज़ल करने में पाकिस्तान की अपोजिशन बतदरीज और मुसलसल नाकाम रही है। नाकामी क्या अब भी बरकरार रहेगी या नहीं, इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये बताई जाती रही कि देखिए जी, बड़ी सपोर्ट हासिल है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद ये बात करती रही, ये एक पेज की बात करती रही, ये बताती रही कि पाकिस्तान की हुकूमत किसी तरीके से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत किसी भी तरीके से बेयारो मददगार नहीं है। इन तरफ इशारों के नायों से बात करना इससे पहली हुकूमतों के अंदर नहीं हुआ करता था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अभी भी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और पीपल्स पार्टी इसी बात पे जो है वो डरा धमका रही है कि हम लोग आ रहे हैं, इस्लामाबाद की तरफ रुख कर रहे हैं और अपने दिल थाम के रखिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए वैसे तो बहुत सारे मसाइल हैं और इन मसाइल के अंदर से सबसे बड़ा मसला मुआशी मसला है। आज भी नेशनल असेंबली के अंदर फाइनेंस बिल के ऊपर बहस चलती रही। इस बहस के अंदर नोक झोंक भी हुई, सख्त जुमलों के तबादले भी हुए, लेकिन एक मैटर जो कि हम तमाम के सामने है वो ये कि एक आम आदमी का पर्सपेक्टिव या परसेप्शन इस हुकूमत के बारे में क्या है। कोई भी हुकूमत क्या एक ऐसे परसेप्शन के साथ कि इस हुकूमत के आने से महंगाई हो गई, इस परसेप्शन के साथ अगले इंतखाबात तक जा सकेगी या नहीं, और इसके साथ साथ क्या अपोजिशन की जमातें भी अर्ली इलेक्शंस के लिए तैयार होंगी या नहीं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शहीद बनने का मौका देना चाहेंगी या नहीं, या क्या इतनी कैपेबिलिटी रखती भी हैं कि अगर इस सूरत हाल के अंदर उनको हुकूमत थमाई जाए, चाहे अर्ली इंतखाबात के या इन टाइम इंतखाबात के सूरत में, वो ये तमाम सूरत हाल को संभाल सकें। आज हुकूमत के बारे में जो कुछ स्टेटमेंट्स हम लोगों को सुनाई दी, बिलखुसूस पाकिस्तान की दो बड़ी जमातों के लीडरान के हवाले से, वो मैं आपको सुना देती हूँ। आज जरदारी साहब ने बड़े क्लियरली कहा कि मैं तो पहले दिन से कहता था कि इनकी हुकूमत नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझे याद है मौलाना फजलुर रहमान साहब ये कहा करते थे कि पहले दिन से हुकूमत नहीं होनी चाहिए है। क्या कहा जरदारी साहब ने, जरा सुनिएगा। मैं तो चाहता हूँ कि हुकूमत पहले दिन चली जाए। मैंने तो पहले दिन कहा था कि ये नामाकूल है, इनसे हुकूमत नहीं चलाई जाएगी और अब तारीख ने प्रूव कर दिया है, हुकूमत ने जाहिर कर दिया, प्रूव कर दिया कि उनसे हुकूमत नहीं होगी। कुछ इसी तरह के ऑन द सेम लाइंस शहबाज शरीफ साहब भी बात करते हुए नजर आए। आज पार्लियामेंट में हुकूमत को मनहूस तक कह दिया, सुनिएगा। ना ये डॉलर को कंट्रोल कर सके, ना ये महंगाई को कंट्रोल कर सके, ना ये गुर्बत को कंट्रोल कर सके, ना ये बेरोजगारी को कंट्रोल कर सके, ना ये महंगाई को कंट्रोल कर सके, ना ये खसारे को कंट्रोल कर सके, ना ये मरी के हादसे को कंट्रोल कर सके। इनके बस में है क्या जनाब स्पीकर? मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा इनकॉम्पिटेंट, इससे ज्यादा लेथार्जिक, इससे ज्यादा मनहूस हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं आई। सुनते जाइए, सर धुनते जाइए, कुछ इसी तरह की स्टेटमेंट्स हम लोगों को नजर आई। लेकिन इससे एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर जाहिर हो रही है कि हुकूमत करने में मुश्किलात फेस कर रही है और अपोजिशन करने में मुश्किलात फेस कर रही है। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तानी अवाम को किस सिमत में सोचकर या किस लाइंस पे सोचकर अपने वोट का इस्तेमाल करना होगा, जो कि अक्सर औकात हम लोगों को अनफॉर्चुनेटली बिकते हुए नजर आता है, लेकिन एक बहुत बड़ी अमानत है जिसको इस्तेमाल करना होगा। इसके बाद हम बात करेंगे माशी सूरत हाल की, और माशी सूरत हाल की बात करें तो आज शौकत तरीन साहब का बड़ा एक्टिव दिन था। पार्लियामेंट में आने से पहले उन्होंने जर्नलिस्ट से मुलाकात की, हम कुछ एंकर्स वहां मौजूद थे और उन्होंने माशी सूरत हाल को बड़े बेहतरी की तरफ जाते हुए का इशारा दिया, बेसिकली कि बड़ी बेहतरी की तरफ जा रही है। और उन्होंने भी कहा कि जी मार्च के अंदर मुसव्वदा अलग था बिल का, अब मुसव्वदा अलग है। हम लोगों ने बहुत सारे मामलात को बेहतर कर दिया। दूध के अंदर जो सब्सिडी दे रहे हैं हम लोग, लैपटॉप के हवाले से जो सब्सिडी देंगे, सोलर पैनल्स के हवाले से सब्सिडी देंगे, बहुत सारी सब्सिडीज जो पहले हम लोगों ने वापस ले ली थी वो हम अब फराहम करेंगे। लेकिन ना सिर्फ ये, उनके नज़र में इवन स्टेट बैंक की जो ऑटोनॉमी है वो उस तरह नहीं जो कि पोर्ट्रे की जा रही है। इस बारे में बात करेंगे। इससे पहले उनकी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग मुलाकात हुई और वो मुलाकात थी पाकिस्तान की कुछ बिजनेस कम्युनिटी से प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के अंदर। इस मुलाकात में वो थोड़ा सा गुस्से में आ गए और गुस्से में आकर कुछ कह बैठे। वो मैं आपको आखिरी सेगमेंट में बताऊंगी कि क्या कह बैठे और एक्सपोर्टर्स को
क्या तंबी दे दी। लेकिन अभी मैं तारुफ करवा दूं अपने मेहमानों का। मेरे पहले सेगमेंट के अंदर हमारे साथ जो मौजूद होंगे मेहमान, उनका तारुफ कराई देती हूँ। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, बहुत शुक्रिया ब्रिगेड साहब आपने हमें ज्वाइन किया। ज़रार खोड़ो साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मुबशर बुखारी साहब। एंड अपने लास्ट सेगमेंट में हमारे साथ डॉक्टर सलमान शाह साहब मौजूद होंगे, जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी अभी काम कर रहे हैं। ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद अपने प्रॉपर डिस्कशन वाले पहले सेगमेंट की तरफ जाएंगे। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। सबसे पहले पाकिस्तान की सियासत की तरफ चलते हैं और पाकिस्तान की सियासत के अंदर अभी तो तारीखों पे तारीखें गिनी जा रही हैं। 27 फरवरी, 23 मार्च, हुकूमत गिरा देंगे, हुकूमत मुतज़लज़ल कर देंगे, पता नहीं क्या क्या दावे हो रहे हैं। लेकिन हुकूमत भी दावों के एक अंबार लगाए बैठी है। मसला ये है अपोजिशन और हुकूमत दोनों दावे करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ब्रिगेड साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊंगी। एक पॉलिटिकल गिमिक्री चल रही है दोनों अतराफ, और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट तो बिलखुसूस जो 23 मार्च की तारीख दी थी, मेरे अपने जराए बता रहे हैं कि अभी तक उनके पार्लियामेंटेरियंस को कोई एज सच ताकीद नहीं की गई या उनको ऑर्डर्स नहीं दिए गए कि आप अपनी तैयारी पकड़ लें, हम लोगों ने इस्लामाबाद जाना है। वो इंतजार कर रहे हैं अभी तक इस तरह के ऑर्डर्स का। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 27 फरवरी वाली बात के ऊपर भी इत्तफाक करने का पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तरफ से कुछ इशारे किनाए मिल रहे हैं। ये क्या पॉलिटिकल सिचुएशन देख रहे हैं ब्रिगेड साहब आपकी नज़र में, स्पेशली एक ऐसे टाइम के ऊपर जहां अवाम अपने जेन्युइन कंसर्न्स तमाम लीडरान के सामने रख रहे हैं, जहां अवाम अपने जेन्युइन इश्यूज के डिस्कशन के हवाले से इंतजार कर रहे हैं। वहाँ हम लोग पार्लियामेंट के अंदर भी इस तरह की बयानबाजियां देखते हैं, कभी अना की बात होती है, कभी मनहूस की बात होती है, कभी हम लोगों को नजर आता है कि जी आप तो एनआरओ लेना चाह रहे हैं। व्हाट इज गोइंग ऑन? अनिका, देखें, जब शुरू में पीडीएम बनी, इनका नैरेटिव था टोटल अगेंस्ट आर्मी और पीटीआई गवर्नमेंट के, और इंडिविजुअल जो थे वो टारगेट से, जिसकी वजह से वो नैरेटिव सेल आउट नहीं हुआ और देन दे हैव टू रियली एक किस्म की, और पीपल पार्टी ने छोड़ दिया, इट वेंट इनटू अबेंस और टोटल ये डेड हॉर्स बन गया। अब पीडीएम जो अभी दोबारा है अगेन, इसमें आपने देखा कि इवन मौलाना फजलुर रहमान भी अब माइल्ड हो गए हैं, बिकॉज उनको पावर चाहिए थी, ये वो पावर हंगरी वो उनको केपीके में मिल गई है। पॉइंट ये है कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती कि पीटीआई की गवर्नमेंट जाए। इट इज जस्ट अ पॉलिटिकल गिमिक्री और ये पॉलिटिकल प्रेशर है, नथिंग एल्स। इसलिए कि आप मुझे ये बताएं कि अगर आज पीटीआई की गवर्नमेंट जाती है और इलेक्शंस होते हैं तो व्हाट पीपल्स पार्टी गेन्स, दे विल रिमेन टू पीपल सिंध, तो व्हाट डू दे गेन? नॉट अ बिग डील। इसका मतलब ये है कि they need another 1.5 year to go and establish in पंजाब, लाहौर, रीऑर्गेनाइज करें, रीस्टैब्लिश करें, जेलों को मनाएं और कोशिश करें जनरल इलेक्शन में 10 से 15 सीटें वहाँ से जरूर निकालें। और सदर्न पंजाब में उनके पहले ही सीट्स हैं, केपीके में भी हैं, बलोचिस्तान में भी हैं और सिंध में तो हैं ही, तो दे कैन बी इन अ गुड बार्गेनिंग पोजीशन के अपनी कहीं ना कहीं अलायंस के लिए। पीएमएलएन वुड दे लाइक अभी पीटीआई जाए और पूरा बैगेज जो पीटीआई का है, जो ये इकोनॉमिक क्राइसिस सब कुछ है, उसको कैरी करना चाहेंगे। व्हाट डू दे गेन? सो दे आल्सो नॉट, और फिर उनकी अपनी पॉलिटिकल रिफ्ट जो दोनों में दरमियान में चल रही है, शहबाज शरीफ में और मरियम नवाज में, तो दे आर आल्सो इन डिफिकल्ट सिचुएशन। और फिर एक जो इस वक्त अनसर्टेनिटी है वो मियां नवाज शरीफ के, क्या करना है, आना है नहीं आना, व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सो आई थिंक ये इस दे क्लैरिफाइड कि जब तक उनकी तबीयत सही नहीं होगी, जब तक उनका इलाज नहीं होगा, नहीं आएंगे वो। तबीयत तो उनकी ठीक होनी नहीं है, इसलिए कि कभी पहले कहते थे डॉक्टर एडवाइस होगी, अभी मरियम नवाज ने उस दिन कहा कि पीएमएलएन डिसाइड करेगी, उन्होंने कहा हमारा, सो दैट मींस ही इज नॉट सिक, इट इज ओनली पॉलिटिकल गेन्स किस वक्त वो आना है उन्होंने। अब बात यह कि इन एनवायरमेंट्स के अंदर क्या, और सबसे ज्यादा पीटीआई को जो फायदा हो रहा है वो है कि इतनी फ्रेंडली, इतनी वीक ऑपोजिशन, जिसने डिस्पाइट देयर फॉल्ट्स एंड लॉट ऑफ फॉल्ट्स लाइंस, वो पीटीआई को कुछ भी डैमेज नहीं कर सके। और अभी जो मार्च 27 फरवरी के अगेन अ स्पॉइलर फ्रॉम पीपल पार्टी, उसके बाद 23 मार्च अगेन डेट ऐसी रखी है कि वो अल्टीमेटली चेंज करेंगे, दे विल नॉट गो। सो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ भी होगा, ये सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर है। क्या इनके पास, पीडीएम के पास, ऑपोजिशन के पास कोई ऐसा सोल्यूशन है जो ये कह सकेंगे महंगाई कैसे कम होगी, इकोनॉमिक क्राइसिस से कैसे निकलेंगे?
अवाम को रिलीफ कैसे देंगे, कोई एक भी उन्होंने पॉइंट दिया है जिसकी वजह से ये कहें। सो दैट मीन्स कि वो इट्स इलेक्शन ईयर, वैसे ही इलेक्शन नहीं, ईयर है। लेकिन ब्रिगेड साहब, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट, लेकिन आज हल दिया है ना कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि $1 अरब का बंदोबस्त तो हम मिलजुल कर लेंगे, वो हम मिलजुल कर सकते हैं। हुकूमत दूसरा बिल लेकर आए, IMF की सरपरस्ती ना एक्सेप्ट करे, उस तरीके से मातहती ना एक्सेप्ट करे, तो हम लोग ये मामला कर लेंगे। मुबशर बुखारी साहब, क्या हुकूमत के पास इस फाइनेंस बिल के अलावा कोई और चारा है? क्योंकि आज शौकत तरीन साहब जब हम जर्नलिस्ट से बात कर रहे थे तो उसमें भी वो ही वाज एडमेंट कि हम लोगों ने पूरी बार्गेन की है, हर पॉइंट पे बार्गेन की है, हर नुक्ते पे बार्गेन की है। एट द एंड जहां जाके मामला अल्टीमेटली रुका है वो ये बिल है। जी, यकीनन हुकूमत के पास इस वक्त कोई वे आउट नहीं है। और शौकत तरीन साहब चूंकि ऐसी बार्गेन्स के एक्सपर्ट समझे जाते हैं, आपको याद होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी एक बेल आउट पैकेज इन्होंने दिलवाया था IMF से, और उस बेल आउट पैकेज दिलवाने के बाद इन्होंने रिजाइन कर दिया था चूंकि ये अपना बैंक चला रहे थे, और ये कहते हो कि जी ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, और ये कह के सबको छोड़ चुके थे। तो अभी भी इन्हें वापस इसलिए लाया गया है कि इस तरह की चीज की एक्सपर्टीज उनके पास है। हाँ, हम अगर ये समझे कि वो कोई हमारे लिए मसीहा है, कोई मुआशी मसीहा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कनेक्शंस होते हैं। और यकीनी तौर पे सूरत हाल देखिए, हमें थोड़ा सा कड़वे सच भी बोलने चाहिए और थोड़ा सा जालिम सच भी बोलने चाहिए। आज तक की तारीख में आप देखिए जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हाँ वो एडमिनिस्ट्रेटिव हों, गवर्नेंस रिलेटेड हों या मुआशी तौर पे हों, उनके हल के लिए हमारे पास कोई वायबल किस्म की प्लानिंग ही नहीं। और पहले दिन से यही हो रहा है। आपने शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट का हवाला दिया, देखिए 2013 से 18 तक खान साहब वैसे तो पार्लियामेंट में आया ही नहीं करते थे, लेकिन जो उनके कॉमरेड्स थे वो इसी तरह की बातें किया करते थे हुकूमतों के खिलाफ। अगरचे शहबाज शरीफ के बयान को मैं भी सपोर्ट नहीं करता, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल डिक्शन होता है जो आप फ्लोर पे सिर्फ माहौल को गरमाने के लिए और अपनी प्रेजेंस शो करवाने के लिए करते हैं। अदरवाइज तमाम हुकूमतों को इस तरह की प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, लेकिन उसका हल निकाला जाता है। और आज भी एक बंद गली में खड़े हैं, वो मुआशियात के हवाले से हो या वो गवर्नेंस के हवाले से हो और या वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख लीजिए आप, इसी तरह चल रहे हैं मामला। तो मैं अभी तक इस बात पे कायम हूँ कि हुकूमत के पास कोई इनको हल करने का कोई प्रॉपर प्लानिंग मौजूद नहीं। सिर्फ आपके पास एक नैरेटिव है कि जी मुल्क के आशारिये जो हैं वो दुरुस्त समत में जा रहे हैं, जिसका आम आदमी को कोई फायदा नहीं होगा। राइट। अच्छा ज़रार खोड़ो साहब, एक बात मुझे एक्सप्लेन कर दीजिएगा। वी आर कंफ्यूज्ड एज पब्लिक, वी आर कंफ्यूज्ड कि एक तरफ वज़ीर आज़म साहब ने आज एक तकरीब में फरमाया कि पाकिस्तान पूरे रीजन का सस्ता तरीन मुल्क है, और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब ये फरमाते हैं कि जी पाकिस्तान मुल्क जो है वो महंगा तरीन मुल्क बन गया है। अब एक नॉर्मल आदमी को करंट अकाउंट डेफिसिट से ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर तशवीश है कि उसके लिए ज़िंदगी कितनी आसान या मुश्किल बनेगी। मुबशर बुखारी साहब कह रहे हैं कि कोई वे आउट नहीं है गवर्नमेंट के लिए। एक वे आउट ना होते हुए फिर अगर हम गवर्नमेंट को की परफॉर्मेंस को देखें तो इज इट डूइंग वेल? देखिए मुबशर साहब बिल्कुल सही दुरुस्त फरमा रहे हैं, देयर इज नो वे आउट, ठीक है। और जो अभी ब्रिगेडियर साहब ने बात की, आई विल हैव टू, अगर 100% नहीं तो 99% मैं उनके साथ बिल्कुल अग्री करूंगा कि अभी जो चीजें हो रही है वो सिर्फ पावर बार्गेनिंग हो रही है और अपनी पोजीशन बिल्डिंग हो रही है। सिंपल वजह ये है कि अगर बिल्कुल, और मुझे पता है कि हम हर दूसरे दिन ही ये पेशेंट गोलियां कर रहे होते हैं और यूजुअली बुनियाद भी नहीं होती कि जी बस अब आप देखें कि अगले महीने में हुकूमत गई, अगले उसके बाद गई, अगर जानी होती तो अब तक चली गई होती। अभी इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि ऑपोजिशन और आप कोई भी जमात ले लें, वो चाहते हैं कि वो इस किस्म के मेस को इनहेरिट करें, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर खान साहब को पूरी अपनी 5 साल की टर्म मुकम्मल करने की का मौका नहीं मिला तो ऑपोजिशन को भी अच्छी तरह से पता है कि यही फिर उनका नैरेटिव बन जाएगा कि जी देखें अब अगर हमें 2 साल और मिल जाते, 1.5 साल और मिल जाते, 24 घंटे और मिल जाते तो आप देखते दूध की नहरें बहती। सबको पता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन समटाइम्स यू हैव टू लेट द प्रोसेस कंप्लीट इटसेल्फ। जहां तक आम आदमी की बात है तो दीदी आपका क्या ख्याल है कि आम आदमी की बात महंगाई
को मेजर करने के लिए वो वजीर आजम की स्पीच सुनेंगे या शहबाज शरीफ की स्पीच सुनेंगे? नहीं, उनको सिर्फ दुकान जाने की जरूरत है और वहां पर उनको आसानी से पता लग जाएगा कि कितनी महंगाई है और कितनी महंगाई आप नहीं जरा है। साहब ऑनेस्टली आप अपने पर्सनल ओपिनियन बताएं ना कि महंगाई हुई है या नहीं हुई है, और क्या वजीर आजम साहब, मुझे पता है वजीर आजम साहब तो कह रहे हैं ना कि नहीं देखें ये तो बाहर की महंगाई है, तो हमने तो कुछ नहीं किया ना। अनिका, मैं हर दिन कहता हूँ कि आज से ना मैंने सिगरेट कम पीने हैं और मैंने एक्सरसाइज शुरू करनी है। क्या मैं करता हूँ? नहीं। लातों के भूत बातों से नहीं बनते यार। और मुझे नहीं पता कि हम क्यों इतना स्टेटमेंट में फोकस करते हैं। दिस इज अ फैक्ट। जैसे अभी अगर मैं बाहर खिड़की से झांकूं तो अंधेरा है, ये मेरा ओपिनियन नहीं है कि अंधेरा है। So no statement can put a carpet on that at all. तो हमें बताने की जरूरत नहीं है किसी को, किसी हुकूमत को भी, किसी को भी कि महंगाई है या नहीं है। अल्टीमेटली जरा साहब, क्या पाकिस्तानी अवाम इस बेसिस पर वोट आउट करती है किसी जमात को? वेल देखिए, अनफॉर्चुनेटली हिस्टोरिकली हमारी जो इलेक्शन का निजाम रहा है उसमें इट इज एन ओपन क्वेश्चन कि कितने लोग वोट आउट किए गए हैं और कितने लोग वैसे ही आउट किए गए हैं, और ये भी मेरे ख्याल में बोले बनने की जरूरत नहीं है, हम सब ये चीजों को जानते हैं। आइडियली इन एन आइडियल वर्ल्ड, जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि अगर किसी इशू पर हुकूमत वोट आउट होती है तो इन्हीं इशूज पर वोट आउट होती है। क्योंकि देखिए, लोगों को नजरिए के साथ इतना ताल्लुक नहीं है, लोगों को अपना पेट पालना होता है। बिल क्लिंटन की जो पहली इलेक्शन थी उसमें एक बहुत मशहूर कैंपेन स्लोगन था, इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड। ठीक है, मतलब कि अल्टीमेटली जी, मेरा जो भी नजरिया हो, अगर मुझे अच्छी तनख्वाह मिल रही है, अगर महंगाई नहीं है, अगर मैं कुछ सेव कर रहा हूँ, तो मेरे लिए कोई भी मुझे कबूल हो जाता है उस वक्त पर। तो अल्टीमेटली इट्स अबाउट डिलीवरी। अगेन, लातों के भूत नहीं, बातों से नहीं मरते और ना ही मरेंगे। आप जितनी बात कर रहे हैं रियासत मदीना की, आप जितने ख्वाब दिखा दे लोगों को, ख्याली पुलाव से पेट नहीं भरते। ठीक है ना? अल्टीमेटली इट ऑलवेज कम्स डाउन टू द बेसिक्स जी, और हम बेसिक्स को बदकिस्मती से इग्नोर कर देते हैं, हम लोगों की बातों के पीछे भागने लग जाते हैं जिसकी मेरे सामने कोई अहमियत नहीं है, और इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। Fair enough. That's obviously your perspective. Fair enough. ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, मसला तब आता है जब हम लोग इन्हीं बातों के पीछे, पब्लिक भी हम लोगों की ऑब्वियसली दे फॉलो देयर लीडर्स, जब वो अपने लीडरान को सुनते हैं कि नहीं महंगाई है, नहीं महंगाई नहीं है, तो आम आदमी तो कंफ्यूज होता ही है ना। हम लोग शायद मामलात को किसी और तरीके से देख सकते हो, लेकिन एक आम आदमी के लिए ये स्टेटमेंट्स या जो बातें पार्लियामेंट के अंदर वो सुन रहा है या जो वज़ीर आज़म साहब को कहते हुए सुन रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। ऐसी सूरत हाल में नॉर्मल पब्लिक गेज करने के लिए कि हम लोगों को वोट करना किधर है, वो 2-2 हज़ार रुपये बिरयानी की प्लेट, कीमे वाले नान, या फिर ये वादा कि हम लोग जो है आप लोगों को रियासत मदीना देंगे, इन वादों से हट के ऑब्जेक्टिवली कैसे सोचे कि अब आने वाले जो इंतखाबात हैं उसके अंदर वोट कैसे देना है? देखिए अनिका, उसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि व्हाट डू यू सेल टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। पॉलिटिकल पार्टी PMLN, पीपल्स पार्टी, PTA, देयर 3 मेन पार्टीज हैं एंड दे फाइट नो, इनका आपस में ना कोई अलायंस होगा और ये दे विल फाइट इंडिपेंडेंटली। अगर PTI ने महंगाई की है, एक तो PTA के कम्युनिकेशन स्किल इनके मिनिस्टर के देयर वेरी पुअर। अब इनको ये नहीं बता सकते कि स्टील की प्राइस दुनिया में डबल से भी ट्रिपल हो गई है, पेट्रोल प्राइस मोर देन डबल हो गई है, नंबर 3 LNG मोर देन डबल हो गई है, और लास्ट स्टील और ये जो कोल है ये भी डबल हो गया है, जिसकी वजह से ज्यादा महंगाई हुई है। बट डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड आइटम्स को दे कुड हैव कंट्रोल थ्रू देयर रिस्पेक्टिव चीफ मिनिस्टर्स, वो भी नहीं किए, ना लोगों को बताते हैं। ऑपोजिशन उस वक्त अपना पांव जमा सकती है जब आवाम को बताएं कि दिस इज व्हाट PTA ने गलत किया है, ये महंगाई हुई है, एंड देन व्हाट वी हैव द आंसर। हमारे पास सोल्यूशन क्या है इसका। हम आएंगे तो हम आपके लिए ये 5 चीजें करेंगे जिससे प्राइस इतनी डाउन आ जाएगी, हम इकोनॉमिकली मुल्क को यहाँ लेके जाएंगे। उसके बाद देखें, एक और बताऊं, $40 बिलियन का कर्जा लिया PTA ने। दे कांट टेल, मुझे हैरानी है कि क्या कम्युनिकेशन है। ठीक, $21 बिलियन का इन्होंने वहां पर कर्ज उतारा है मुल्क का, $7 बिलियन का सूद अदा किया है, $5-6 बिलियन इन्होंने फॉरेन करेंसी अकाउंट में रखे हैं, $5-6 बिलियन इन्होंने टोटल इस्तेमाल किए, बट नोबडी इन द कंट्री नोज इट। सो प्रॉब्लम ये है कि इनके मिनिस्टर्स वो बात फिर जरार साहब वाली आ जाती है कि बता भी नहीं, ये बड़े अच्छे तरीके से
कम्युनिकेशन स्किल्स भी अपने इंप्रूव कर लें, तो एक आम आदमी ने तो ये नहीं देखना ना ब्रिगेड साहब, एक आम आदमी ने ये देखना है कि उसके महीने का सौदा बढ़ा है या नहीं बढ़ा। सो अनिका, अब जब ये इस साल इलेक्शंस का है, तो अगर पीटीआई ये बता रही है, तो मिस्टर शहबाज शरीफ या पीटीआई पीपल्स पार्टी ने कौन सा सोल्यूशन बता रहे हैं कि हमारा मैनिफेस्टो ये है, ये इसलिए अब आइंदा के लिए इनको छोड़े, हमें वोट देना शुरू करें। आई थिंक लिटमस टेस्ट पीटीआई का जो ये बजट है 2022 एंड 23, क्या आवाम को रिलीफ देते हैं, क्या करते हैं, और उसके बाद आई थिंक उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, दैट इज गोइंग टू बी लिटमस टेस्ट ऑफ पीटीआई। राइट। मुबशर बुखारी साहब, घूम फिर के मसला ये आता है कि ना गवर्नमेंट ना ऑपोजिशन उस सिम्त में जा रही है या डायरेक्शन में लेके जा रही है कंट्री को, जिस सिम्त के अंदर हम इंडिपेंडेंस की तरफ जाएं, और इस विशस सर्कल को ये जो जाकर हम लोगों ने लोन पकड़ना होता है, उसके बाद वापस करना होता है, और हमारी डेट टू जीडीपी रेशो भी आसमानों से बात करने लग गई है। इट इज़ अ टाइम जहां परेशान कुन सिचुएशन है इकोनॉमिकली, और गवर्नमेंट और ऑपोजिशन एक दूसरे से बिकरिंग में लगी हुई है। क्या कैन वी इवन ड्रीम ऑफ कि हमारी ऑपोजिशन और हमारी गवर्नमेंट मिलकर बैठकर इकोनॉमी के एट द वेरी लीस्ट इकोनॉमी के मैटर्स को रिजॉल्व करे? जी देखिए, इस पे मैं थोड़ा सा बात करूंगा। जब कोविड-19 आया था, तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऑफर किया था गवर्नमेंट को कि आइए मिलके इसका सलूशन निकालें और मिलके इससे लड़ें, और उसका कोई पॉजिटिव रिस्पांस गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया। उसके बाद मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी आइए चार्टर ऑफ इकोनॉमी मिलके एक साइन करते हैं, जिसके लिए हम मिलके काम करते हैं और मुल्क को इस चीज से निकालते हैं। उस पे भी जवाब नहीं आया, और जवाब जो एडवाइजर्स आए थे उनकी तरफ से ये है जनाब, ये चूंकि अपने आप को बचाना चाहते हैं इसलिए इस तरह की ऑफर्स कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अगर उनकी तरफ से ऑफर्स ना भी आती तो इमरान खान साहब को अपनी ईगो को जरा साइड पे रख के, चूंकि ये जो क्राइसिस है ये एक नेशनल इशू है और अपोजिशन पार्टीज भी इसी मुल्क से ताल्लुक रखती हैं, हुकूमतें कर चुकी हैं। ठीक है, आपका नैरेटिव के वो बहुत करप्ट थे, लेकिन ये एक ग्राउंड रियलिटी है कि वो पार्लियामेंट में बैठे हुए अपोजिशन कर रहे हैं। ये हुकूमत का फर्ज था कि आगे बढ़ते और उन्हें बुलाते कि आइए जी मिलके कोई सोल्यूशन निकालते हैं। जो ऑफ द रिकॉर्ड तो इनके एडवाइजर्स करते हैं, वो ये करते हैं कि जी जब हम इस तरह की बात करते हैं तो ये लोग कहते हैं जी पहले हमारे केसेस, जबकि अगर ऐसी बात है तो फिर ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू ना करें ना, मंजरे आम पे आके कौम को बताएं। राइट, ठीक है। मुबशर बुखारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, थैंक यू सो मच। ज़रार खोर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो। इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद उसके बाद बात करेंगे मईशत के हवाले से। माशी अदम इस्तेहकाम या माशी दावे, ये तमाम के तमाम वो चीज़ें हैं जो कि हम लोगों को सुनने को मिलती रहती हैं, लेकिन असल सूरत हाल क्या है, वो फैक्ट चेकिंग की बात हो रही है। डॉक्टर सलमान शाह साहब से पूछेंगे आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कुछ सियासत के हवाले से। सियासी उतार चढ़ाव मईशत के साथ जुड़े होते हैं, और आज माशी तौर पर एक बड़ा एक्टिव दिन था। शौकत तरीन साहब ने कुछ जर्नलिस्ट से बात की, कुछ एंकर पर्सन्स थे, उनको ब्रीफिंग दी। उसके साथ साथ हमाद अजहर भी उधर मौजूद थे, एनर्जी और बिजली के हवाले से भी बात हुई। इसके साथ साथ कुछ बिजनेस कम्युनिटी से पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर की पीएम सेक्रेटेरिएट के अंदर भी मुलाकात हुई, और दोनों ही जगह पर कुछ ना कुछ तल्ख कलामी जरूर हुई। और तल्ख कलामी के अंदर जो एक्सपोर्टर्स वाली या जो बिजनेस कम्युनिटी वाली मुलाकात थी, उसके अंदर शौकत तरीन साहब ने यह तक फरमा दिया कि अगर किसी एक्सपोर्टर को मसला है तो जाके कहीं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कर ले। ये एक मीटिंग अटेंड करने वाले शख्स ने मुझे बताया। और अगर इस तरह की सिचुएशन है और हम लोग इंपोर्ट्स के ऊपर कदगन लगा रहे हैं और एक्सपोर्ट्स बढ़ाना चाह रहे हैं, तो हम लोगों को तो एक्सपोर्टर्स के शाना बशाना चलना चाहिए, या उनको एटलीस्ट ऑन बोर्ड लेना चाहिए जो भी मुश्किलात उनके लिए आने वाले वक्तों में आएंगी। लेकिन पाकिस्तान की मईशत को किस तरह से संभाला देंगे, स्पेशली एक आम आदमी जिस तरीके से सवालात कर रहा है, इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सलमान शाह साहब मौजूद हैं। जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी अपनी एक्सपर्टीज़ फराहम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह साहब। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए पॉलिसी डिसीजंस तो बड़े मुश्किल रहे। आप लोगों जब आए तो करंट अकाउंट डेफिसिट अच्छा खासा था,
और वो करंट अकाउंट डेफिसिट इसलिए ज़्यादा था बिकॉज हम लोगों की डीवैल्यूएशन तो रुपये की होती रही, लेकिन हम लोगों ने उसको पास ऑन नहीं किया। एट दिस पॉइंट इन टाइम हम लोगों के पास 17.6 अरब डॉलर के गैर मुल्की ज़र मुबादला मौजूद है, लेकिन एक आम आदमी गैस ना फराहम होने की वजह से, बिजली के नर्ख बढ़ने की वजह से, पेट्रोलियम मसनूआत के नर्ख बढ़ने की वजह से, आप जो मर्जी पॉलिसी चेंजेस कर रहे हो, आप लोग मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंटिन्यूअसली अनपॉपुलर होती चली जा रही है। इससे कैसे बचा जाएगा डॉक्टर साहब, कंसिडरिंग यूर वेरी एक्सपर्ट एट दिस टॉपिक? और इकोनॉमिक पॉलिसी डिसीजंस ऐसे डिसीजंस होते हैं जो कि पॉपुलर डिसीजंस नहीं होते। नहीं, ये बिल्कुल आपने सही बात की है कि कई चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा कि एक बहुत मुश्किल सिचुएशन मिली थी, और उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि आप बिल्कुल डिफ़ॉल्ट पे खड़े थे और बैंकरप्सी हो चुकी थी पाकिस्तान की, और इतने बड़े बड़े कर्जे हैं और इतनी ख़राब इंस्टीट्यूशंस हैं, बिजली की इंस्टीट्यूशंस जो हैं तबाहकुन हैं, उनके 30-30, 35-35 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो पाकिस्तान के बिल्कुल इंटरेस्ट में नहीं हैं और उनमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं। बट हैविंग सेड दैट उसकी कीमत पीटीआई अदा कर चुकी है और कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ सिल्वर लाइनिंग भी है, और सिल्वर लाइनिंग ये है कि 100 साल वाला जो पेंडेमिक है उसमें बहुत बेहतर तरीके से मैनेज किया गया है। इकॉनमी जो है वो ख़त्म होने से बचाई गई है। इकोनॉमिक ग्रोथ अभी भी 4% के करीब है। उसके साथ साथ इस वक्त सोशल सेफ्टी नेट्स जो हैं उनमें सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ उनमें हो रही है। उसके साथ साथ आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुकी हैं। आपकी जो बैंकों की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, कॉरपोरेट सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी इस वक्त बहुत अच्छी है, और वो उनके पास लिक्विडिटी है इन्वेस्ट करने की भी और इकॉनमी को ग्रो करने के भी। और अगर हमारा एक्सटर्नल बैलेंस हो जाता है और उसके लिए जो पॉलिसीज़ करनी थी, मुश्किल पॉलिसीज़, वो तो कर दी गई हैं। एक्सचेंज रेट को आप मार्केट डिटरमिन्ड भी आपने कर दिया है, इंटरेस्ट रेट्स को भी समवॉट पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट्स में आप ले आए हैं, तो वो उसकी जो हमें कीमत अदा करनी थी तो वो कर दी है। अब आई थिंक के पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान आगे चल के मुस्तहकम तरीके से ग्रोथ कर सकेगा, और बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। सबसे बड़ी एनर्जी सेक्टर है, और वो मैंने बात की कि उसमें 30 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनका आप कोई ख़ास बिगाड़ नहीं सकते। वो आपको पे करने पड़ेंगे, लेकिन एक जो उसमें सिल्वर लाइनिंग है वो ये है कि अब सोलर बड़ा सस्ता हो गया है, और सोलर को हम तरजीह दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट। अभी आज शौकत तरीन साहब ने इसी ब्रीफ के अंदर एक बात हम लोगों से, जर्नलिस्ट को ये भी बताई कि जी कुछ मार्च के अंदर ऐसे नुकात थे जो कि जिसके अंदर दूध, बच्चों का दूध था, जिसके अंदर सोलर पैनल्स थे, जिसके अंदर लैपटॉप्स थे, इसको हम लोगों ने ऐड कर दिया था, इससे टैक्स छूट ले ली थी, लेकिन अब ये टैक्स छूट उसके अंदर बरकरार रहेगी जो अमेंडेड फॉर्म आया है। लेकिन डॉक्टर साहब, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि मेरे ज़राए मुझे बता रहे हैं, एंड दोज पीपल who have attended that meeting, जो शौकत तरीन साहब की एक्सपोर्टर्स वगैरह के साथ और कुछ मुल्क के जो बिजनेसमैन हैं उनके साथ हुई, वो शौकत तरीन साहब ने एक्सपोर्टर्स को धमकी दे दी कि आप जो हैं वो नहीं काम करना चाहते, ना करें। यानी एक्सपोर्ट ही तो बढ़ानी है, इंपोर्ट को कम करने का किसी भी मुल्क का क्या वजह हो सकती है, क्या रीज़न हो सकती है कि अपनी इंडस्ट्री को बूस्ट दिया जाए, अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाया जाए, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग की हो, सर्विस सेक्टर की हो, एक्सपोर्ट हो, इन सब चीज़ों को बढ़ाया जाए। लेकिन एक्सपोर्टर्स के साथ एटीट्यूड अच्छा ना होना, ये किस सिमत इशारा कर रहा है डॉक्टर साहब? देखिए, मैं उस मीटिंग में नहीं था, सो आई कांट से कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात हुई है, बट शौकत तरीन साहब की एक बड़ी पर्सनैलिटी है जो वो अप फ्रंट बात करते हैं। लेकिन एक चीज़ हमने देखना है कि हमारे एक्सपोर्टर्स जो हैं वो दे आर डूइंग वेरी वेल। हमारी इंडस्ट्री में इस वक्त आप देखें कि जो हमारी कम से कम लिस्टेड कंपनीज हैं ने भरपूर प्रॉफिट कमाया है, उनके पास कैश फ्लोज हैं, उन्होंने डिविडेंड्स भी दिए हैं, एक्सपोर्ट्स को भी वो बढ़ा रहे हैं। लेकिन फिर क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी का एक पुराना तरीका है कि हुकूमत के साथ वो हर वक्त डायलॉग में रहते हैं अपने आप को महफूज करने के लिए,
और उसकी भी वजह है क्योंकि हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है उसके बड़े कानून, पुराने कानून हैं, बहुत से हर्डल्स हैं, इरिटेंट्स हैं बहुत से, जिनको ख़त्म करने की बेहद ज़रूरत है। तो वो एक्सपोर्टर्स जो हैं उन्होंने कोई कंप्लेंट्स वगैरह ज़रूर किए होंगे और मेरा ख्याल है कि प्रॉब्ली वो ठीक कंप्लेंट्स भी किए होंगे, लेकिन वो ऑन द अदर साइड उनके पास जो बेनिफिट्स उनको मिले हैं वो भी खासे ज़्यादा हैं। सो एनीथिंग, ये चीज़ें होती रहती हैं एंड आई थिंक कि ये अच्छी बात है कि गवर्नमेंट के लोग जो हैं, फाइनेंस मिनिस्टर जब बात करते हैं इंडस्ट्री के साथ, तो एक तरफ उनको लॉलीपॉप्स भी मिलती हैं लेकिन दूसरी तरफ लेकिन डॉक्टर साहब, एक्सपोर्टर को आप ये बोलें कि देखें जी, अगर आपको इधर नहीं, आपको पाकिस्तान में मसला, तो जाएं जाके कहीं और एक्सपोर्ट कर लें, अपनी इन्वेस्टमेंट कहीं और ले जाएं, पाकिस्तान के लिए धक्का नहीं? कि ये उन्होंने ये ऐसी कोई बात की है। A person attending this meeting told me, डॉक्टर साहब। हो सकता है कि, बट एज आई से कि ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता, बट आई थिंक जो हमारी इस वक्त एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को जितनी फैसिलिटेशन की गई है इस गवर्नमेंट में, शायद पहले कभी नहीं की गई। राइट। तो आई थिंक इन दैट सेंस दे आर गेटिंग अ वेरी गुड एक्सचेंज रेट। उनको जो इनपुट्स हैं वो खासी सब्सिडाइज रेट्स पे मिल रही हैं। उनकी जो फाइनेंसिंग है वो अच्छे खासे इंसेंटिव्स की वजह से टर्फ में कम रेट्स पे फाइनेंस किया गया, और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए ये ज़रूरी चीज़ें हैं। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप उनको कहें कि जी ये आपके ऊपर हमने बहुत मेहरबानी की है, लेकिन आई थिंक ये पहली हुकूमतों ने नहीं की और ये गवर्नमेंट ने की है, तो उसके साथ कोई थोड़ी सी अगर तल्ख कलामी भी हुई है तो आई थिंक वी शुड जस्ट एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। ठीक डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो। नाज़रीन, पाकिस्तान की मईशत को संभालना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है। ये चैलेंज अगर पार कर लेते हैं और मईशत को इस्तेहकाम दे देते हैं बाय द एंड ऑफ दीज 2 years, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए फ्यूचर ब्राइट है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, ये आने वाला वक्त बताएगा। अनीका निसार को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।